आपको लग रहा है कि योगी जी निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वहां की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में, उसको चुस्त दुरुस्त रखने में बहुत ही प्रभावी और सराहनीय भूमिका उन्होंने निभाई है। क्या कर्नाटक के दौरान भी पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, खासकर जब मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी तो कर रही है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का क्या औचित्य था? क्या भारत का संविधान इस बात की हम इजाजत देता है? धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस हकीकत को जानते हुए भी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर वहां पर रिजर्वेशन दिया। तो सचमुच वहां पर मजहब की राजनीति, धर्म की राजनीति और इस आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश, ये तो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम कभी अपीजमेंट की पॉलिसी को अख्तियार करके राजनीति नहीं करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति का ये आधार है। क्योंकि देखिए ना, हिजाब का मुद्दा पिछले साल जो उठाया गया, उसके बाद एक झटका और हलाल का मुद्दा बड़ा चल रहा है कर्नाटक में। टीपू सुल्तान की लेगेसी का मुद्दा और हिस्ट्री का मुद्दा पूरा चल रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस कहती है कि जो पोलराइजेशन, जो धर्म की राजनीति है, वो तो बीजेपी कर रही है। करता ही नहीं है। ऐसी राजनीति बीजेपी ने कभी नहीं की है और न ऐसी राजनीति हम करेंगे कभी। मैंने कहा ना कि इंसाफ और इंसानियत, ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, यही हमारी राजनीति का आधार है। जो पसमानदा मुसलमानों की तरफ एक आउटरीच की कोशिश थी। हाँ, लेकिन जो जहां जस्टिफाइड होगा, जहां जो उचित होगा, वो हम कहने में संकोच नहीं करेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी सरकार की सेहत पर उसका असर पड़ जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति समाज बनाने के लिए करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। क्या इसमें इतिहास को रिविजिट करना एक उसका अंश हो जाता है? मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि टीपू सुल्तान का मुद्दा बड़ा हो जाता है यहाँ पे। क्या इतिहास जिस तरीके से लिखा गया, उसे दोबारा आपको लगता है कि रिविजिट करने की आवश्यकता हो जाती है? नहीं, मैं समझता हूँ यदि कहीं पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है तो उसको रिविजिट करने में कोई हर्ज नहीं है, किया जाना चाहिए। मैं तो प्रारंभ से इस मत का हूं। और अंग्रेजों के शासनकाल में ज्यादा इसमें कुछ इधर उधर तोड़ मरोड़ की गई है। तो टीपू सुल्तान को लेकर और क्लैरिटी की आवश्यकता है आपको? टीपू सुल्तान के मुद्दे को लेकर देखिए, टीपू सुल्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पूरे इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। रिविजिट किया जाना चाहिए। प्रारंभ से हम इस मत के हैं। पसमानदा मुसलमानों को आउटरीच की कोशिश बीजेपी की तरफ से नजर आ रही थी। आपको लगता है मुस्लिम रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पर, देखिए, वो भी छिटक जाएंगे? हर समाज के गरीब तबके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, केवल मुस्लिम समाज नहीं। क्योंकि यदि हम आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, उसको हम कम करना चाहते हैं, तो गरीबों के जीवन स्तर को स्वाभाविक रूप से हमको ऊपर उठाना ही होगा। राजनाथ जी, आय की विषमता, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, ये कैसे कम हो सके, इसकी भी कोशिश करनी ही होगी। इसलिए समाज के किसी भी धर्म को मानने वाले लोग क्यों न हो, गरीबों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान हम लोगों ने केंद्रित किया है। इसीलिए पसंदा मुसलमानों की भी बात आती है। पर उससे मुस्लिम रिजर्वेशन से उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको लग रहा है? अगर नहीं पड़ना चाहिए। जब कर्नाटक को हम देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी वहां देखते हैं, तो अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आपकी मौजूदगी उस हिसाब से नहीं है। क्या इन चुनावों के जरिए ही, जिन इलाकों में खासकर आप भी जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी को कर्नाटक के उन हिस्सों तक भी ले जाने का प्रयास है, उन समुदायों, देखिए, कर्नाटक का कोई हिस्सा ऐसा शेष नहीं बचा है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में रह चुकी है, इसके पहले भी सरकार रह चुकी है। पर फिर भी पैन कर्नाटक नहीं माना जाता है? नहीं, क्यों नहीं? क्लियर मेजॉरिटी हमारी रही है, सरकार हम बना चुके हैं। इसलिए ये कहना कि पूरे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है, ये मैं समझता हूं कि भाजपा के साथ ये इंसाफ नहीं होगा।
एससीओ की बैठक पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत कड़ा स्टैंड आपने लिया वहां पर, और इस वक्त की बैठक सुर्खियां हुई जी, जो डिफेंस मिनिस्टर्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जी एससीओ में, उसमें आपने बड़ा कड़ा स्टैंड लिया टेररिज्म को लेकर। भारत का स्टैंड वही रहेगा चाहे हमारे सामने बैठा देश कोई हो, ये आपने स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल साफ तौर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो वर्चुअली ही कनेक्ट हुए, आपका मैसेज पहुंचा ना? लेकिन नहीं, डिफेंस मिनिस्टर्स वो आप स्वयं शामिल नहीं हुए। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये उनके सलाहकार थे। सच्चाई यह है कि मैं उस डिफेंस मिनिस्टर को मैं पहचानता नहीं था। शायद यदि मुझे मालूम होता कि वो ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं है तो मैं कुछ और सोचता। लेकिन पुंछ का जो हमला हुआ राजनाथ जी, उसमें हम सीधे देख रहे हैं फॉरेन हैंड, उसमें हम सीधे देख रहे हैं पाकिस्तान का हाथ। कहां पर? पुंछ का जो हमला हुआ था अभी, नहीं, मुझे तो पूरी साफ तौर पर दिखाई देता है। मेरा व्यक्तिगत मत है, और पाकिस्तान की इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए। अब बाज आना ही होगा, नहीं चल सकता है लंबे समय तक। बहुत कल दुखद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भी मैंने दो टूक शब्दों में स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। बहुत दुखद भी था जिस तरह से हमारे जवान ईद के लिए वहां पर आउटरीच होता है लोकल्स के साथ, और उस समय उन पर आक्रमण करके इस तरह से करना। क्या समीक्षा भी की जा रही है कुछ? क्योंकि थे तो वो एक ऐसी ड्यूटी पर जहां से उनको वो सामान लेकर आना था, और उन पर ये हमला होगा ऐसा कायराना वो किसी ने सोचा नहीं। इस प्रकार की कायराना हरकत बराबर जो है वहां के आतंकवादियों के द्वारा होती ही रहती है। लेकिन हमारे सेना और सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहां चाहे हमारे सेना के जवान हो, चाहे वहां की हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, और चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, सबके बीच वहां पर जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। और आपने देखा कि अब पहले वाले हालात नहीं रहे हैं। हालात बहुत जम्मू कश्मीर के बदल गए हैं, और वह दिन दूर नहीं है जबकि हम लोग आतंकवाद का सफाया करके ही दम लेंगे। एक बहुत चिंता का विषय ये हो गया कि पुलिस को, एक तो लोकल्स को उन्होंने पकड़ा, उसमें से कई पर केस भी ठोका गया, लेकिन ड्रोन के जरिए हथियार और पैसे उन लोगों को, ताकि तुम मदद करो, ये ड्रोन्स की समस्या। आपने देखा पाकिस्तान के द्वारा ये कोशिश होती है कि ये हमारा जो पंजाब का बॉर्डर है जी, वहां पर भी ऐसे वेपन्स, ड्रग्स वो भेजने की बराबर कोशिश करते हैं। अब फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जानकारी में नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कैसी गवर्नमेंट है? सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट नाम की अब कोई चीज शेष नहीं बची है। इसके बाद अब अगले हफ्ते फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होगा एससीओ में। बिलावल भुट्टो की आने की बात है, और कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पुंछ अटैक के बाद बिलावल भुट्टो को नहीं बुलाना चाहिए, पर प्रोटोकॉल क्या कहता है? अब देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है, जिस देश में हो रही है बैठक, स्वाभाविक रूप से जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं सबको आमंत्रित किया जाता है। इससे आगे कुछ नहीं है। अब हमारी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसमें हमारी चाइना के भी डिफेंस मिनिस्टर आए थे। और गलवान के बाद पहली बार बातचीत हुई आपकी? हाँ, पहली बार डिफेंस मिनिस्टर से पहली बार बात हुई चाइना की। सर, आपका स्टैंड हमेशा रहा है कि डिटैच करके नहीं देखा जा सकता है चीन और भारत के रिश्ते और सरहद की स्थिति को, पर चीन कहता है कि नहीं, इसको अलग अलग माना जाए। क्या ये संभव है? प्रश्न ही नहीं है। जब तक बॉर्डर का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता है तब तक रिश्ते किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं हो सकते। पर चीन इस बात पर अड़ा है अभी भी कि वो दोनों को अलग मानना चाहता है। मैंने ऐसी कोई बात तो उन्होंने हमारे सामने नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही है मुझसे।